हेलो 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 हेलो। हाँ, आज कौन सा लेक्चर है हमारा? कौन सा चैप्टर कौन सा है? थर्ड चैप्टर है, ग्रेविटेशन है। इससे पहले वाले में जो भी दिक्कतें हैं, सवाल बनाओ, डीपीपी बनाओ, मॉड्यूल बनाओ और आराम से सवाल पूछो। तुम लोग पूछते नहीं हो। मोशन में भी तुम लोगों ने ज़्यादा पूछा नहीं था। उसके बाद फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन चला, वो भी नहीं पूछे तुम लोग। और तुम तो बिल्कुल पूछते ही नहीं हो। हम्म, अगर कोई दिक्कत है, एक्स्ट्रा क्लास की आवश्यकता है तो बोलोगे ना। हाँ, डाउट पूछने के लिए आओगे या फिर सिर्फ डाउट ही नहीं, अगर तुमको किसी कॉन्सेप्ट में भी दिक्कत है या पूरे चैप्टर में दिक्कत है तो तुम आओ, यहाँ पर फ्री हो। क्लास स्टार्ट होने से पहले तुम लोग आओ, हम लोग यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। पूछ लो आराम से आके। लेकिन तुम लोग करोगे नहीं। तुम लोग को आएगा शर्म, कैसे आए, कैसे पूछने जाए। ऐसा थोड़ी होता है। अगर किसी चैप्टर में दिक्कत है, किसी टॉपिक में दिक्कत है, वो आराम से आके पूछ सकते हो। ऐसा थोड़ी कि नहीं बताऊंगा। हमारे ही बच्चे हो। हाँ, हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? बाहर के कोचिंग वाला थोड़ी बताएगा, हम ही बताएंगे। तो आओ, पूछो। लेकिन तुम लोगों को आएगा शर्म, या फिर क्या, अरे कौन पढ़ेगा, अभी बहुत समय है। ऐसे करोगे ना तो बस ये समय ऐसे ही चला जाएगा। सब दिन ऐसे ही करते रहोगे, अरे कौन पढ़ेगा, बहुत समय है। तो फिर ऐसे ही चला जाएगा फिर वो समय। फिर हमेशा ऐसे ही करते रह जाओगे। समय, 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 और वही नहीं रहेगा तुम्हारे पास। ठीक। तो आज हम क्या करेंगे ना, ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। और उसमें क्या क्या हिस्ट्री ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का जो हिस्ट्री है, क्या क्या चीज़ें हैं हिस्ट्री में, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ ग्रेविटेशन, कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या चीज़ें कहा है ग्रेविटी के बारे में। और उसके बाद में हम अभी क्या सोच रहे हैं, अभी हमारा क्या मानना है ग्रेविटेशन के बारे में। और उसके बाद है क्या, उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है, इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिसको हम देखेंगे। पहला चीज इसका हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में देखो, अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो महान आदमी थे या साइंटिस्ट लोग थे, महान वैज्ञानिक लोग थे, उन्होंने अलग अलग चीजें कही। ठीक है। तो सबसे पहले ग्रेविटेशन के बारे में सबसे पहले इन्होंने कहा था टोलेमी। ठीक है, टोलेमी ने, इन्होंने कहा था, एक ग्रीक एस्ट्रोलॉजर थे। ठीक है। और ये कब से कब रहे थे, 85 टू 165 एडी तक इनका था। ठीक है, इनका कार्यकाल था ये। उस टाइम तक जिंदा थे और उस टाइम पे इन्होंने ऐसी बात कही थी। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा बिलीव्ड इन जियो सेंट्रिज्म, सेंट्रिज्म, फर्स्ट टू फर्स्ट टू लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। इनका कहना था कि भाई ये जो अर्थ है या फिर जितने भी यूनिवर्स है, ठीक है, ये जियो सेंट्रिज्म है। मतलब क्या है कि ये सन को सेंटर मान के चलते हैं या फिर किसी एक ऑब्जेक्ट को सेंटर मान के चलते हैं और उसके आसपास बहुत सारी चीजें रिवॉल्व कर रही होती है। ठीक है। और उसके बाद फिर अलग चीजें, अलग कौन, निकोलस कॉपर निकस आए। इन्होंने भी अलग चीज कहा। इन्होंने क्या, ये एक पॉलिश एस्ट्रोलॉजर थे और इन्होंने चेंज सोसाइटल बिलीव टू हेलियोसेंट्रिक मॉडल। हेलियोसेंट्रिक मॉडल तुमने देखा होगा। हेलियोसेंट्रिक मॉडल, हेलियो, ये इन्होंने जो अभी इन्होंने कहा था, अभी जो ये टॉलेमी ने जो कहा था कि बिलीव्ड इन जियोसेंट्रिज्म, मतलब कि सन को सेंटर पर मान के हम जितने भी अर्थ है, प्लैनेट्स हैं, उसको हम क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हुए देखते हैं ना। ऐसा हम अभी पढ़ते भी हैं इसी तरह से। इन्होंने ये जो पॉलिश एस्ट्रोनॉमर थे न्यूक्लियस कॉपरनिकस, इन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं है। तो है कैसा, कैसा है? हाँ, क्या है, कैसे है? तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसे, ये क्या है, सन तो है यहाँ पे, यहाँ पे सन तो है, लेकिन
ये भी मूव कर रहा है। सन आगे की तरफ इस तरह बढ़ रहा है और उसके अराउंड जितने भी प्लैनेट्स है वो भी रिवॉल्व कर रहा है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, हेलियोसेंट्रिक। ठीक है, हेलियोसेंट्रिक मॉडल इन्होंने कहा। ठीक है, तो निकोलस कॉपरनिकस ने कहा कि भाई ये जो हम ये सेंट्रिज्म पढ़ते, जियो सेंट्रिज्म पढ़ते हैं ना, ये ऐसा नहीं है। कैसा है, हेलियोसेंट्रिक है। तो सन भी खुद अपने आप क्या हो रहा होता है, मूव कर रहा है, और उसके साथ साथ जितने भी प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड वो भी क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। फिर और टाइम बढ़ा, टाइको ब्रह आए। पॉलिस मतलब क्या, जैसे ये है ना, ग्रीक एस्ट्रोनॉमर कहते हैं ना, ग्रीक ग्रीक देश, ग्रीक भाषा। ये पॉलिस, पॉलिस कोई देश का नाम है शायद। ठीक है, वहाँ के थे। जैसे इंडियन है ना, इंडियन इंडिया से, उसी तरह पॉलिस मतलब क्या, पोलैंड के हो सकते हैं या फिर किसी और देश के नागरिक। उसके बाद एक डैनिश एस्ट्रोनॉमर थे, डैनिश के। उन्होंने क्या कहा, फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाए थे इन्होंने। ठीक है, जो दिख नहीं रहा है। उसके बाद इटालियन फिजिसिस्ट थे, इन्होंने भी हेलियोसेंट्रिक मॉडल पर काम किया। इनका नाम था गैलीलियो गैलीलाई। ये इनका योगदान बहुत ज़्यादा है हमारे इस खोज में। ये जो हमारा क्या कहते हैं ना, जो एस्ट्रोलॉजी, ये एस्ट्रोनॉमर है या एस्ट्रोलॉजी है या फिर जितने भी स्टार्स हैं, मून्स हैं या फिर प्लैनेट्स है, इसके बारे में इनका योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। इन्होंने स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा खोज किया। ठीक है, और इन्होंने भी ये जो हेलियोसेंट्रिक मॉडल है ना, इसके बारे में ही उन्होंने चर्चा किया। और ये जो मान के चल रहे थे तुम्हारे ये निकोलस कॉपरनिकस हेलियोसेंट्रिक मॉडल को, वो भी इसको प्रूव किए कि भाई जितने भी क्या कहते हैं प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड रिवॉल्व तो कर रहा है, लेकिन सन भी क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहा है। तो उसका जो एक इस तरह का एक मॉडल तैयार होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हेलियोसेंट्रिक मॉडल कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। तो अब है उसके बाद ये, द वर्ड ग्रेविटी हैज इट्स ओरिजिन इन द लैटिन वर्ड ग्रेविटास। ग्रेविटी का जो मेन ओरिजिन है वो कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है। और उसको क्या के लैटिन वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड से आया है। और उसका मतलब क्या है भाई, ग्रेविटास है। लैटिन वर्ड कौन सा, ग्रेविटास से आया है। और ग्रेविटास का मतलब क्या होता है, ग्रेविस, और ग्रेविस मीन्स होता है भाई हैवी। ठीक है, लैटिन वर्ड क्या है, ग्रेविटास से आया है। और ग्रेविटास खुद कहाँ से आया है भाई, ग्रेविस से आया है। और ग्रेविस मीन्स क्या होता है, हैवी होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ये बालक है, फ्री फॉल कर रहा था, वही दिखाया। एनिमेशन नहीं है, इसी वजह से ऐसा लटका हुआ है वो। ये हेलियोसेंट्रिक मॉडल होता है। जितने भी ये सब तुमको दिख रहे हैं ना, ये सब के सब क्या है, प्लैनेट्स हैं। ठीक है, और ये सन का पाथ है, ये स्ट्रेट लाइन पाथ है सन का। इसी पाथ पे ये सन आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, और जितने भी प्लैनेट्स हैं सब के सब इस तरह से रिवॉल्व करता हुआ दिखता है। इस तरह से, ये इस तरह से, जैसे मान लो ये अर्थ है ना, तो अर्थ यहाँ पर है, तो अर्थ क्या करेगा, इस तरह से इसका रिवॉल्व करता हुआ जाएगा। इस तरह से ये इसका मोशन होता है। ये है हेलियोसेंट्रिक मॉडल। क्या हेलियोसेंट्रिक क्या होता है, पाथ ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक, अब आगे ये एनिमेशन नहीं है, मैं इसको समझा दे तो आखिर इसमें क्या था। ये एक एस्ट्रोनॉमर है, और ये स्पेस में है। और स्पेस में ग्रेविटी होती है क्या, नहीं होती है, जीरो रहती है। जिसकी वजह से ये इसके खाने की प्लेट है, ये इसके खाने की प्लेट है, और इसमें खाना पड़ा हुआ था। तो किसी वजह से इसका प्लेट क्या होता है, छूट जाता है। तो इसका प्लेट, इसके प्लेट में जो खाना है वो क्या होगा, गिर जाएगा नीचे, नहीं गिरेगा। स्पेस में है वो, स्पेस में तो है, तो क्या होगा, गिरेगा खाना, नहीं गिरेगा। और वो प्लेट में चिपका ही रह गया। उसके बाद फिर उसने क्या किया, फिर प्लेट को सीधा किया, खाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो स्पेस में
कुछ भी चीज़ अगर तुम गिरा दो, जैसे मान लो इसको गिरा दिया, इसको गिराऊंगा यहाँ नीचे आ जाएगा, लेकिन अगर यहीं स्पेस में होता तो हमने छोड़ा, ये यहीं पे लटका हुआ रह जाता, नीचे नहीं आता, क्योंकि वहां पर जीरो ग्रेविटी होती है। और ग्रेविटी जीरो जहां पर रहती ही है, वहां पर उस ऑब्जेक्ट पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होता, उसका वेट क्या होता है, जीरो हो जाता है। ठीक, आगे ये बालक भी उसी तरह का एनिमेशन था ये। अब है इंट्रोडक्शन टू ग्रेविटेशन। मेन चीज है कि इंट्रोडक्शन टू ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन पे इंट्रो का मतलब है कि भाई ग्रेविटेशन के बारे में तुम क्या क्या जानते हो, क्या होता है ग्रेविटेशन, इसका महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो देखो ग्रेविटेशन आखिर क्या क्या चीजें हैं, इसके बारे में क्या क्या हमें पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, उसको ध्यान में रखना क्या है। देखो, ग्रेविटी इज अ फंडामेंटल या ग्रेविटेशनल इज या फिर ग्रेविटी इज अ फंडामेंटल फोर्स दैट अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट विद मास और एनर्जी। ठीक है, ये क्या है, होता है ना, फंडामेंटल फोर्स है। ये क्या है, फंडामेंटल फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, विद मास और एनर्जी टुवार्ड्स एनी अदर ऑब्जेक्ट विद मास और एनर्जी। ये एक फंडामेंटल फोर्स और भी हमारे होते हैं। ठीक है, लेकिन उस फंडामेंटल फोर्स में ग्रेविटेशन भी हमारा एक फंडामेंटल फोर्स है जो नेचर के द्वारा दिया गया है। नेचर क्या करता है, एक दूसरे पर लगाता है, हमारे द्वारा लगाया गया नहीं है। जैसे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन हम लगाएंगे तो लगेगा, नहीं लगाएंगे नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे हम अभी पैर को रगड़ रहे हैं तो फ्रिक्शन लग रहा है, अगर हम उठा के रखें तो क्या इसमें फ्रिक्शन लगेगा, नहीं। लेकिन ये क्या है, यूनिवर्सल है, फंडामेंटल है। डायरेक्ट फ्रिक्शन, हाँ मान लो हम एयर भी वहाँ हटा दिए तो नहीं लगेगा ना। तो ये तो अपने पे डिपेंड है ना, हम क्या कर रहे हैं उसके साथ। लेकिन ये तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, क्या ये हटने वाला है तुम्हारे से, नहीं हटेगा। ये फंडामेंटल इसीलिए है और यूनिवर्सल भी है। ये यूनिवर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स होता है, चाहे वो छोटा से छोटा ऑब्जेक्ट हो या बड़ा सा बड़ा ऑब्जेक्ट हो, ये हर जगह अपना काम करता रहता है। भले ही कहीं पे इफेक्ट हमें इसका पता चलता है और कहीं पर नहीं पता चलता है। जैसे हमारे और तुम्हारे बीच में भी क्या है, अभी फोर्स तो लग रहा है, लेकिन पता चल रहा है क्या, नहीं चल रहा है। क्यों, क्योंकि बहुत कम फोर्स लग रहा है। वही इसके और अर्थ के बीच में बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है, हमारे और अर्थ के बीच में बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से अगर हम ऊपर जाते हैं तो नीचे वापस धरती पर ही आके गिर जाते हैं। तो ये क्या है, एक फंडामेंटल फोर्स है जो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव नेचर का होता है और सब सारे मासेस पे ये वर्क करता है। चाहे छोटा मास हो या बड़ा मास हो, चाहे वो अर्थ के सरफेस पे हो ये चाहे मून के सरफेस पे हो, चाहे मून के सरफेस पे हो या चाहे जुपिटर के सरफेस पे हो, कहीं पर भी क्यों ना हो, चाहे दो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हो, चाहे वो दो प्लैनेट्स हो, चाहे दो स्टार्स हो, चाहे दो गैलेक्सीज हो, उसके बीच में भी क्या होगा, ये ग्रेविटेशन का फोर्स वर्क करेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। इट्स व्हाट कीप्स अस ग्राउंडेड। और इसका काम क्या भाई, ये हमारे को ग्राउंड पर जमा के, हमारे पैर को ग्राउंड पर जमाए रखने में हेल्प करता है, नहीं करता, करता है ना। ये क्या करता है, हमारे पैर को ग्राउंड पर जमाने में हेल्प करता है। और उसके बाद द मून और बाइटिंग द अर्थ, और मून को अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने में भी हेल्प करता है। अगर ये ग्रेविटेशन नहीं होता तो क्या मून अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर पाता, क्या अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व कर पाता, कहोगे नहीं सर। उसके बाद एंड द प्लैनेट्स इन देयर ऑर्बिट्स अराउंड द सन, ये बातें समझ में आ गई। उसके बाद है इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका, कि ग्रेविटेशन इज यूनिवर्सल अट्रैक्टिव मास एंड डिस्टेंस डिपेंडेंट फोर्स या वीक फोर्स। इंपॉर्टेंट क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है भाई, यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल अभी बताया क्या होता है, यूनिवर्सल का मतलब होता है कि यूनिवर्स में जितने भी मासेस हैं, छोटा सा छोटा या बड़ा सा बड़ा मास है, उसके बीच में क्या होगा, अट्रैक्टिव नेचर का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा।
चाहे वो अर्थ सरफेस की बात करो, मून सरफेस की बात करो, चाहे मून और सन की बात करो, मून और अर्थ की बात करो, जुपिटर या अर्थ की बात करो, जुपिटर या सन की बात करो, सबके बीच में क्या लग रहा है भाई? ग्रेविटेशन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, चाहे हम अपने गैलेक्सी की बात करें या पड़ोस वाले गैलेक्सी की बात करें, दोनों में भी अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। आगे बात समझ में? तो ये क्या है, यूनिवर्सल होता है। उसके बाद अट्रैक्टिव होता है, ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स की तरह ये रिपल्सिव या अट्रैक्टिव दोनों नहीं होता है। मैग्नेटिक फोर्स की तरह अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नहीं होता है। ये वनली क्या होता है? अट्रैक्टिव नेचर होता है। ये मास एंड डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। कहो कैसे? क्योंकि इसका फोर्स जो होता है ना, न्यूटन साहब ने जो कहा था, वो क्या कहा था भाई? ये मास के प्रोडक्ट और उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये क्या होता है? दोनों के मासेस के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल होता है। जितना दोनों के मासेस का मल्टीपल हो, उतना ज्यादा उसका क्या होगा? फोर्स लगेगा। या फिर जितना पास होगा, उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा। या जितना दूर होगा उतना होगा। दूर जितना फोर्स कम, क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितना दूर रहेगा उतना ही फोर्स कम लगेगा। जैसे देख लो ना, अगर हम अर्थ सरफेस पर हैं तो हमारे ऊपर क्या रहता है? ज्यादा ग्रेविटी का फोर्स लगता है। जैसे जैसे अर्थ सरफेस के ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है? कम होता चला जाता है। हम पढ़ेंगे इसके बारे में, वेरिएशन इन जी ग्रेविटी। ठीक है, वहां पर देखेंगे। लेकिन वैसे भी देखो, अगर हम अर्थ सरफेस पे है, ज्यादा लगेगा। अर्थ सरफेस के जब ऊपर जाते हैं तो हमारे लिए एक क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। उसके पार जाने के बाद क्या हमारे ऊपर अर्थ का ग्रेविटी लगता है? नहीं लगता है। वहां पर क्या स्पेस में पहुंच गए, वहां पर नो ग्रेविटी, वहां पर कोई ग्रेविटी ही नहीं है। वहां पर ग्रेविटी का वैल्यू जीरो है, तो वहां पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, मास और डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। और ये क्या होता है? वीक फोर्स होता है। ठीक, ये वीक फोर्स होता है। ये वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स, सबसे कमजोर फोर्स होता है। ठीक है, दो मासेस के बीच में इतना कम फोर्स लगता है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि भाई अट्रैक्शन भी हो रहा है। वही अगर एक मैग्नेटिक फोर्स ले लो, दो छोटे छोटे मैग्नेट भी ले लो ना, देखो कैसे चक से चिपक जाएगा। होता है ना? वही अगर यहाँ पर देखो, कितने बड़े बड़े मासेस भी ले लो, फिर भी उसके पास चले जाओ ना, तुमको कुछ नहीं कहेगा। तो भाई तुम इधर खड़ा हो, वो उधर खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। पहाड़ कितना बड़ा है, तुम इतना छोटा सा, क्या तुम उसके बगल में जाओगे, चिपक जाओगे? नहीं चिपकते हैं। ठीक है, तो बात ये है। तो इसको लिखो, इंट्रोडक्शन टू ग्रेविटेशन, ये सारे पॉइंट्स लिख लो।
अब आगे देखो क्या है। आगे है ग्रेविटेशन और ग्रेविटी। क्या दोनों एक ही चीज़ है या अलग अलग चीज़ है? ग्रेविटी और ग्रेविटेशन क्या दोनों अलग अलग चीज़ है, एक ही चीज़ है? हाँ, ग्रेविटी हम सिर्फ क्या करते हैं ना, अर्थ के लिए डिफाइन करते हैं, और ग्रेविटेशन क्या यूनिवर्सल है। ठीक है, ग्रेविटी क्या है, सिर्फ हम अपने अर्थ पर डिफाइन करते हैं, और जो ग्रेविटेशन है वो क्या है, यूनिवर्सल है। तो अर्थ पर जो जो भी फोर्सेस हम देखते हैं, जो ग्रेविटेशन फोर्स ड्यू टू अर्थ देखते हैं, वो क्या है, ग्रेविटी कहलाता है। और जो ग्रेविटेशनल है वो क्या है, हमारा यूनिवर्सल। यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उस पर लगने वाले जो फोर्सेस हैं वो ग्रेविटेशनल कहलाएगा। लेकिन अर्थ पर जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा उसको क्या कहेंगे, ग्रेविटी कहेंगे। वही अगर मून पे लगेगा तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल ही होगा। अगर सैटर्न पर लगेगा तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल ही होगा। लेकिन अगर अर्थ पर लग रहा है तो क्या होगा, ग्रेविटी कहलाएगा। अब ऐसा नहीं है कि अगर अर्थ पर लग रहा है तो भाई उसको ग्रेविटेशन नहीं कहेंगे, वो भी ग्रेविटेशन ही है, लेकिन उसको हम स्पेशल नाम क्या देते हैं, ग्रेविटी नाम देते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है, देख लेते हैं अंतर क्या है। ग्रेविटेशन, दिस इज द जनरल टर्म फॉर द अट्रैक्टिव फोर्स that exists between all masses. It is described by the Newton's law of universal gravitation and is a fundamental force of nature. Gravitation acts universally on all matters regardless of the size of the or composition of the ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व। ठीक है, ये क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को फॉलो करते हुए यूनिवर्स में जितने भी मासेस है, चाहे छोटा मास हो बड़ा मास हो, ये सब पर क्या होता है, फोर्स लगता है, वो भी कौन सा, अट्रैक्टिव नेचर का। ठीक है, लेकिन ग्रेविटी क्या है, दिस टर्म इज स्पेशली यूज टू रिफर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट that the earth exerts on the object or near its surface. It is what gives weight to physical objects, causes them to fall to the ground when dropped. Gravity is a particular case of gravitation that pertains to the earth. ठीक है, तो ग्रेविटी क्या है भाई, ओनली यूज ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, लेकिन ग्रेविटेशन क्या है कि यूनिवर्स में कोई भी मासेस के बीच में अगर फोर्सेस को हम डिफाइन कर रहे हैं तो वो क्या होगा, ग्रेविटेशन होगा। हम्म, इसको लिखोगे या फिर नहीं भी लिखोगे, देखो लिखने में टाइम जाएगा। अगर तुम लोग चाहो तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको तुम्हारे ग्रुप में डलवा दूंगा, ग्रुप में तुम लिख सकते हो। है? दोनों का डिफरेंस है, और भी चीज़ें लिखना है क्योंकि समझाना भी ज़्यादा है। फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है, तो समझाना ज़्यादा है, और टाइम तो तुमको पता ही है, लिमिटेड होता है हमारे पास। इसीलिए इसको क्या करूँगा ना, ग्रुप में डलवा दूंगा, नोट्स क्लियर कर लेना। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो इम्पोर्टेंट है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया था? ऐसे कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने न्यूटन, ये मैं तो नाम ही बता दिया ले, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ दिया था? वो कौन थे, न्यूटन थे। ठीक है, इन्होंने यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ दिया था। और लोगों का मानना है, लोगों की एक कहानी रची हुई है, या सही में कहानी ऐसी है पता नहीं, जब न्यूटन साहब एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे ना, तो वहां से क्या हुआ, एक एप्पल गिरा उनके आगे, या किसी ने बोला है कि भाई उसके उनके सर पे गिरा था। ठीक है, तो चोट लगी, तो भाई चोट लगी तो सोचना पड़ेगा ना कि भाई चोट क्यों लगी। तो थोड़े पढ़े लिखे लोग थे तो सोचने लग गए। ठीक है, सोचते 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 वो इतना सोच गए कि भाई इतना भारी भरकम हमारे लिए लॉ आ गया, वो भी यूनिवर्सल लॉ आ गया, जो सारे ऑब्जेक्ट्स पर, यूनिवर्स में सारे ऑब्जेक्ट्स पर वैलिड है। ठीक है, तो वहीं से लॉ निकल के आया है, न्यूटन्स ग्रेविटेशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। और वो होता क्या है, ये कहता है, सर आइजैक न्यूटन साहब 1687 ईस्वी में इस लॉ को प्रपोज किया था। मतलब क्या, इन्होंने ये लॉ दिया था, क्या था वो, अट्रैक्शन
लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कि दो ऑब्जेक्ट्स, अगर दो ऑब्जेक्ट्स कहीं भी हैं तो वो क्या करेगा, हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन किस आधार पर अट्रैक्ट करेगा, किस बेसिस पर अट्रैक्ट करेगा, उसके लिए उन्होंने लॉ दिया। क्या? कि भाई अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा F1, तो ये भी इस पर फोर्स लगाएगा F2। अगर ये M1 है और ये M2 है, ठीक है, तो ये मास M1 हो गया, ये मास M2 हो गया। तो ये क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है F1 पर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ फोर्स ऑन F1, तो फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2। और इसमें क्या होगा, फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1। इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब होता है F12 का मतलब है फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2। तो इस ये जो M1 है, इस पर कौन फोर्स लगाएगा, M2 लगाएगा, अपनी तरफ खींचेगा। और इस पर कौन फोर्स लगाएगा, M1 लगेगा, और ये अपनी तरफ खींचेगा। दोनों हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहा होता है। ठीक है, तो ये जो खींच रहा है, कितने मैग्नीट्यूड से खींच रहा है, ये कौन बताएगा, ये बताएगा न्यूटन साहब का जो यूनिवर्सल लॉ है वो लॉ क्या है, वो लॉ है, इसको रहने दो, वो है, अच्छा एक काम करो, क्या ये क्या है, खाली जगह है, हाँ है तो चलो। वो लॉ क्या है, मैं फिर से बना देता हूँ। दो मासेस है, ये है M1, ये M2, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है भाई, R है। ठीक, R। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, वो क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स is directly proportional to the product of their masses and square of the distance between them। ठीक है, ये उनका लॉ था। ये उन्होंने कहा था कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पे न्यूटन भी लिख लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। न्यूटन Newton's universal law of gravitation, gravitational force is directly proportional to the product of their masses and square of the distance between them। मतलब कि उन्होंने कहा कि भाई ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होता है, दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, और जो दोनों के बीच में सेपरेशन है ना, उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये होता है। न्यूटन साहब ने ये देखा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये रिजल्ट आया कि भाई जो
ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो जो दो ऑब्जेक्ट है, जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन देख रहे हैं, उसके मासेस का, के प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल होता है। और उसके बीच में जो सेपरेशन है, जो दोनों के बीच में डिस्टेंसेस है, उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तब यहाँ से उनको एक फॉर्मूला निकल के आया, क्या आया? F इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला निकल के आया था, और यही फॉर्मूला क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, दो मासेस के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला यही होता है। जहां पर जहां पर m1 क्या होता है? m1 इक्वल टू मास ऑफ फर्स्ट बॉडी या फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और m2 इक्वल टू मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट या बॉडी। उसके बाद g इक्वल टू, ये g क्या होता है बताओगे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल हो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू पता है क्या किसी को? इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक, और उसके बाद आर क्या होता है? सेपरेशन, सेपरेशन बिटवीन them। ठीक है, ये होता है। ठीक, ये इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा होगा? ये क्या कर रहा होगा? इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा एफ। कौन लगाएगा इस पे? ये m1 है, तो फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2। ये इस पे लगाएगा फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1। ये इस तरह का फोर्स लगेगा। ठीक, उसके बाद अब क्या है? ग्रेविटेशनल वर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब दोनों चीजें क्या है? अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताया पहले, जब मैं वहां पर कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स पढ़ा था, तब मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स भी बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सारे फ्रिक्शनल फोर्स भी बताया था। तो यहाँ पे मुझे बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई भी सिमिलरिटी है क्या? हाँ, कुछ भी सिमिलर है दोनों में? हम्म, क्या? हाँ, अरे भाई, फोर्स के लिए तो दो ऑब्जेक्ट्स का होना मैंडेटरी है ही। इंटरेक्शन होने के लिए कम से कम दो ऑब्जेक्ट चाहिए। फोर्स लगने के लिए दो ऑब्जेक्ट चाहिए। ये तो सब में है, सब में कंपलसरी है। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि दोनों में सिमिलरिटी क्या है, क्या क्या सिमिलर चीजें हैं जो हम यहाँ पर देख सकते हैं? देखो, क्या क्या चीजें हैं। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स अभी अभी हमने देखा क्या है? अट्रैक्टिव नेचर का है। हाँ, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये हमेशा क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है क्या? हाँ, हमेशा अट्रैक्टिव होता है। और ये क्या होता है? ये अगर पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा? रिपल्सिव होगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज है और ये भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी रिपल्सिव होगा। ये क्या होता है? रिपल्सिव भी होता है, अट्रैक्टिव भी होता है। यहाँ पर इट इज, इट मे बी
it may be attractive as well as repulsive in nature. ठीक है, इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर। ये दोनों टाइप का फोर्स होता है, अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। ठीक, और उसके बाद यहाँ अब क्या होगा, दोनों सेंट्रल फोर्स होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इट इज सेंट्रल फोर्स, ये सेंट्रल फोर्स होता है और ये भी सेंट्रल फोर्स ही होता है। इट इज ऑल्सो अ सेंट्रल फोर्स। ठीक है, और ये किस पर डिपेंड करता है, देखो इसके लिए जो फोर्स का फॉर्मूला होता है, मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, रुको। इसके लिए फोर्स का फॉर्मूला, इसके लिए F इक्वल टू होता है भाई G m1 m2 डिवाइडेड बाय r²। और इसके लिए F होता है K q1 q2 डिवाइडेड बाय r²। दोनों का फॉर्मूला लगभग सेम है, हैं? यहाँ पर क्या है, G है और वहाँ पर क्या है, K है। यहाँ पर मासेस है तो वहाँ पर चार्ज है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मास डिपेंडेंट है, तो ये किस पे डिपेंडेंट है, चार्ज पर डिपेंडेंट है। तो इसको भी लिख सकते हो, क्या लिखोगे, इट इज मास एंड मास डिपेंडेंट। ठीक, और उसके बाद इट इज चार्ज डिपेंडेंट फोर्स। ठीक है, ये चार्ज डिपेंडेंट फोर्स है। उसके बाद क्या ये यूनिवर्सल फोर्स है, हाँ, क्या वो यूनिवर्सल फोर्स होगा, क्यों नहीं होगा, जहां भी चार्ज होगा क्या वहां पर फोर्स नहीं लगेगा, है? सब जगह चार्ज नहीं होगा लेकिन जहां चार्ज है वहां फोर्स लगेगा। तो फिर है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो वहां पर नहीं लगेगा, नहीं होगा, पक्का नहीं। तो ग्रेविटेशन क्या है, हमारा यूनिवर्सल फोर्स है। ठीक, और उसके बाद इसमें क्या चीज अलग अलग दिख रहा है तुमको, और ग्रेविटेशन क्या होता है, वीकेस्ट फोर्स होता है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा वीक होता है, इसका हमें पता तक नहीं चलता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इट इज वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स, फंडामेंटल फोर्स। ठीक, और ये क्या होता है, इट इज लिटिल स्ट्रॉन्गर फंडामेंटल फोर्स with respect to gravitational
फोर्स। ठीक है, ये होता है। ठीक, ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक, ये भी फंडामेंटल है, लेकिन ये क्या है तुम्हारा वीक, ये ग्रेविटेशन से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांगर होता है। ठीक, और क्या सिमिलरिटी है या अलग चीज़ है, डिफरेंस है, इतना काफ़ी है। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारा क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। प्रॉपर्टीज क्या होता है, इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है। ये होता है भाई यूनिवर्सली, अभी बताया कि ये क्या होता है, यूनिवर्सल फोर्स होता है। मतलब क्या होता है कि पूरे यूनिवर्स में जितने भी मासेस है सब पर ये फोर्स अप्लाई होता है। भले ही अट्रैक्टिव नेचर का है, लेकिन सब जगह ये वैलिड है, सब जगह ये फोर्स लगता है, यूनिवर्सली है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स बिटवीन एनी टू मासेस रिगार्डलेस ऑफ देयर नेचर और कंपोजिशन। चाहे वो किसी भी चीज का क्यों ना बना हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। ठीक है, चाहे वो जो भी चीज हो, मेटल हो, नॉन मेटल हो, कंपोजिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके मासेस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फोर्स लगेगा तो लगेगा, बात खत्म। ठीक, एवरी ऑब्जेक्ट विद मास एक्सपीरियंसेस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ठीक है, दूसरा क्या है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। अट्रैक्टिव नेचर का, ग्रेविटी इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स, इट पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स ईच अदर, नेवर पुशिंग देन अपार्ट। ये किसी कभी भी किसी को ये पुश नहीं करता है, हमेशा क्या करता है, पुल करता है। जैसे देखो, इसको छोड़ दूंगा सीधा नीचे जाएगा, वो भी सेंट्रल फोर्स कहने का मतलब होता है ये टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ जाता है। ठीक है, अगर जैसे मान लो ना, अगर हमने क्या किया कि ये अर्थ सरफेस है ना, यहाँ से हमने कोई ऑब्जेक्ट को छोड़ा, जहाँ से मान लो गया यहाँ। ठीक है, अगर ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है ना, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, तो पता है क्या होगा, वापिस वापिस कहाँ जाएगा ये भाई, ये वापस अर्थ के सेंटर की तरफ वापस आएगा। ये ऐसा नहीं कि अर्थ से इधर दिख रहा है तो मतलब इधर गिरेगा, ना बाबा ना। अगर ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है ना, कि वापस आके कहाँ गिरेगा, इसी अर्थ पे गिरेगा, लेकिन टुवर्ड्स सेंटर आके गिरेगा। गिरेगा तो यहाँ पे, लेकिन टुवर्ड्स सेंटर। ऐसा नहीं कि ये इधर की तरफ से, अर्थ से इधर है तो भाई कभी ये इधर, ये अर्थ पे आएगा ही नहीं, इधर भाग जाएगा ना। उसको अर्थ क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, अगर यहाँ भी होगा ना, यहाँ भी होगा ना, फिर भी ये इधर ही आएगा, क्योंकि अर्थ क्या करेगा, अपनी तरफ इसको खींचेगा। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लगा के क्या करेगा, पुल करेगा अपनी तरफ। आगे बात समझ में इतनी, तो इसीलिए क्या है भाई, अट्रैक्टिव होता है, और इसको इसीलिए सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। उसके बाद है भाई सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब अभी समझाया कि सेंट्रल फोर्स क्यों इसको कहते हैं, ये इसका क्या है, प्रॉपर्टी है, सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स क्यों अभी बोला मैंने, gravitational force acts along the line joining the centers of the masses of two interacting objects, making it a central force। जैसे मान लो, वो तो मैंने अर्थ के लिए बताया, अगर मैं किसी और दो ऑब्जेक्ट की बात करूं, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट ये वाला है और दूसरा ऑब्जेक्ट ये वाला है। ठीक है, और इस दोनों के बीच में क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ये यहाँ से यहाँ लग रहा है। ये दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस है, अलग अलग डिस्टेंसेस है इसके, अलग अलग डिस्टेंस नहीं, अलग अलग मासेस है। मासेस मान लो m1 है, m2 है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, तो f क्या लगेगा भाई, m1 जी, m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर लगेगा। लेकिन इधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, ये इस पर लगाएगा, ये ऑब्जेक्ट इस पर लगाएगा, इधर की तरफ, इधर की तरफ, और ये इस पे लगाएगा इधर की तरफ। ठीक है, तो दोनों का जो लाइन ज्वाइनिंग होता है ना, उसी डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा होता है। और ये लाइन ज्वाइनिंग कहाँ से जा रहा है, कहाँ से पास कर रहा है,
इसके सेंटर से पास कर रहा है, और इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, सेंट्रल फोर्स कहेंगे। ठीक है, इसीलिए क्या कहेंगे इसको, सेंट्रल फोर्स कहेंगे। उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, सही बात है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मास के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के क्या प्रोपोर्शनल है, और डिस्टेंस के क्या है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, वही यहाँ पर बोल रहा है। तो द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, द मोर मासेस massive the object, the stronger the gravitational pull between the objects। जितना ज्यादा क्या होगा, मास होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू भी होगी, मैग्नीट्यूड भी होगी। जैसे देखो ना, अर्थ का मास वेनस की बात, जुपिटर की मास से कम है। अर्थ का जो मास है जुपिटर के मास से कम है, और इसीलिए जुपिटर के सरफेस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है ना, जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वहां पर जी डैश की अगर वैल्यू देखोगे तो लगभग 13.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, इतना ज्यादा है। वही अगर मून पर देखो, जी मून पर देखो तो क्या होता है, 9.8 डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, इतना होता है। तो उसका मास क्या है, कम है, किसका, मून का मास कम है, इसीलिए वहां पर फोर्स भी क्या होता है, कम लगता है। और वही अगर जुपिटर की बात करो तो जुपिटर पे क्या है, हमारे अर्थ के ग्रेविटेशन से भी ज्यादा ग्रेविटी है, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है, हमारे अर्थ से भी बहुत कितना गुना ज्यादा बड़ा है पता नहीं, बहुत गुना है। ठीक है, बहुत बड़ा है, उसका मास बहुत ज्यादा होने के कारण उसका ग्रेविटेशनल पुल भी क्या है, बहुत ज्यादा है। इसीलिए तो एक एक बात मुझे बताओ, अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हाइट ऐसे फेंक करके 100 मीटर, 100 मीटर बहुत ज्यादा हो गया, 50 मीटर पहुंचा पाते हो, तो मुझे बताओ कि जुपिटर पर क्या तुम उससे ज्यादा फेंक पाओगे, 50 मीटर से ज्यादा फेंक पाओगे? जनरल क्वेश्चन, अपने हाथों से जैसे तुमने फेंका था, मैक्सिमम हाइट तुमने अर्थ पे फेंका है 50 मीटर, तो क्या तुम जुपिटर पर 50 मीटर के अबव फेंक सकते हो? क्यों नहीं फेंक पाओगे? ग्रेविटी ज्यादा है तो उस ऑब्जेक्ट का वेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर सेम मास का बॉल, अगर मान लो बॉल की मास दी हुई है 100 ग्राम का बॉल है, 100 ग्राम का बॉल है, तो अर्थ पर उसको फेंकते हो, तो अर्थ उसको अपने ग्रेविटी फोर्स से कितना खींचेगा, mg खींचेगा। कितना होगा भाई mg, 100 बटा 1000 kg में बदलना पड़ेगा, इंटू 10 मान लेते हैं लगभग, हाँ 10 मान लेते हैं, तो कितना होगा भाई, 1 न्यूटन। 1 न्यूटन फोर्स लगा के क्या करेगा, खींचेगा। वही अगर जुपिटर पे देखोगे तो जुपिटर पे कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 13.3। ठीक है, ये 2 जीरो गया, और ये कितना होगा, 1.33 न्यूटन। बताओ, इतना ज्यादा फोर्स उसको अपनी तरफ खींचेगा लेके, तो ये फोर्स की वैल्यू ज्यादा है, क्या करेगा, पहले ही 50 मीटर से पहले उसको क्या करेगा, रोक देगा और अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, और हम जो इतना पैर उठा पाते हैं या इतना मान लो ऊंचा कूद पाते हैं, जुपिटर पे इतना नहीं कूद पाएंगे, क्यों, क्योंकि वहां पर वेट हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। वही अगर मून पे बात करें तो, वही मून पे बात करेंगे तो क्या होगा, वहां पर ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि मैक्सिमम हाइट और ज्यादा बढ़ेगा। हम 50 मीटर फेंक रहे हैं ना, वहां पर और बढ़ जाएगा, 70 80 90 मीटर फेंक ना, वेट कम हो जाएगा हमारा, उस बॉल का भी वेट कम हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू आएगी। और ये क्या होता है भाई, कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव कहने का मतलब है कि वर्क डन जो है ये पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, पाथ कैसा भी हो वर्क डन क्या होगा, सेम आएगा। ठीक है, तो ये क्या है,
ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही कंजर्वेटिव फोर्स, मीनिंग मीनिंग इज क्या है, वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन एनी एन ऑब्जेक्ट मूविंग बिटवीन टू पॉइंट्स इज independent of the path taken. It only depends on the initial and final position of the object. ये सिर्फ क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स में जैसे हम लेते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, mgh होता है, ठीक है, mgh। अभी नहीं पढ़े हो, वर्क डन हम जब पढ़ेंगे ना, वर्क 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 डन, ये क्या होता है, वर्क और एनर्जी और पावर, वर्क एनर्जी पावर जब पढ़ेंगे तो वहां पर हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तब वहां पर हम बात करेंगे आराम से कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या है, कंजर्वेटिव है, ये पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, ये पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, वहां पर हम बात करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई ये चीजें, ठीक है, कंजर्वेटिव समझ में आया। अब अगला टॉपिक क्या है हमारा, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इंपॉर्टेंस तुम्हें अभी इतना चीज बताने के बाद पता चल गया होगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। क्या क्या इंपॉर्टेंस है बताओ जरा, हैं? और वाक कर सकते हैं, और ग्राउंडेड रख सकता है ये हमें, और क्या करता है, जितने भी प्लैनेट्स है या जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज है सबको क्या करके रखा है, बाउंड करके रखा है। हाँ, जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज का मतलब है कि जितने भी हमारे ब्रह्मांड में चीजें हैं, यूनिवर्स में जितने भी मासेस हैं, सबको क्या कर रखा है, बाइंड करके रखा है। अगर ये ग्रेविटेशन फोर्स ना होता तो ये बाइंड करके नहीं रखता। यहाँ तक कि हमारे अर्थ के ऊपर तो जो एयर है ना, एयर, उसको भी बाइंड करके कौन रखा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी। अगर ये ग्रेविटी नहीं होता तो ये एयर भी हमारे अर्थ सरफेस के आसपास नहीं होता। ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है किसकी वजह से है, ग्रेविटी की वजह से। और हमें पता है कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं अर्थ सरफेस के, वैसे वैसे ग्रेविटी का फोर्स क्या होता है, कम होता है। इसी वजह से क्या होता है, एयर डेंसिटी भी कम हो जाता है। और पहाड़ों पर जाने के बाद क्या होता है, सांस लेने में दिक्कतें आती है, क्यों, एयर डेंसिटी कम हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटी क्या होता है, कम हो जाता है। मैक्सिमम एयर प्रेशर कहाँ होता है, एयर डेंसिटी कहाँ होता है, सी लेवल पे, ठीक है, सी लेवल पे मैक्सिमम होता है, ठीक। तो ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस, हमारे एग्जिस्टेंस का। उसके बाद स्ट्रक्चर, जितने भी स्ट्रक्चर्स हमारे अर्थ सरफेस पर हैं, ये जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज का स्ट्रक्चर है, सबका सबके लिए क्या जरूरी है, ग्रेविटेशन जरूरी है। उसके बाद एंड डायनामिक्स ऑफ द यूनिवर्स, डायनामिक्स का मतलब क्या है, यूनिवर्स में जो इतने सारे सेलेस्टियल बॉडीज है, छोटे छोटे बॉडीज है, बड़े बड़े बॉडीज है, उसका जो मोशन हो रहा है, इसका जो डायनामिक्स है, किसकी वजह से है, ये ग्रेविटेशन की वजह से है। अगर ग्रेविटेशन ना हो ना तो पता चलेगा कि जितने भी मासेस है सबके सब एक ही टाइम पे आके इधर उधर टकरा के सब खत्म। और इसका जो एक फिक्स पाथ होता है ना, वो नहीं रहेगा, कोई इधर से इधर जाएगा, कोई इधर से इधर, कोई इधर से इधर, यहाँ वहां टकरा के खत्म। वही अगर ग्रेविटेशन है तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सेलेस्टियल बॉडीज अपने ही पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है, एक फिक्स पाथ है, फिक्स उसका क्या है, सेल है, ऑर्बिट है, जिसमें वो रिवॉल्व कर रहा है। अगर ये ग्रेविटेशन खत्म हो जाए तो सारे प्लैनेट, सारे के सारे क्या होगा, इधर उधर मूव करना शुरू करेगा और खत्म, राम नाम सत्य हो जाएगा। उसके बाद एज वेल एज फॉर लाइफ एंड वेरियस नेचुरल फेनोमेनन ऑन द अर्थ। जैसे अर्थ पर कौन सा नेचुरल फेनोमेनन, वॉकिंग, ये तो हम वैसे ही कर लेते हैं। नेचुरल फेनोमेनन में बात कर लोगे हम एटमॉस्फेयर की। उसके बाद एयर फ्लो ऑफ एयर की, हाँ, विंड की बात कर लो, ये सबके किसके वजह से होता है। और जो तुम ये देखते हो हाई टाइड और लो टाइड्स वगैरह देखते हो, किसकी वजह से है, इसी ग्रेविटेशन की वजह से ही होता है। हाँ, रेन, रेन वेन भी, ये थोड़ा बहुत उसका भी क्या रोल्स रहता है, ठीक है। तो जितने भी ये प्रोसेस है,
ये किसकी वजह से है? ग्रेविटेशन की वजह से है। ठीक। अब है आगे न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स हम कर लेंगे एक ही टाइम पे, ठीक है। तो एक टाइम पे हम सारे के सारे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। तो ये तुम्हारा खाली क्या था? इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा कि ग्रेविटेशन फोर्स का इंपॉर्टेंस देखा, वो क्या होता है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा, और वो उसका डिपेंडेंसी देखा कि किस किस पर डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें तुम लोग भी रिवाइज कर लोगे, और अगली क्लास में हम देखेंगे कैप्लस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसका क्या, इनका क्या लॉ था? इनका 3 लॉ था, तीनों लॉ पढ़ेंगे और तीनों पर देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास आता है और उसको क्या क्या याद रखने हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, चलो।